के साथ बिछाई जा रही, लेकिन इन सब के बीच खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहने वालों की बेचैनी भी बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि अब उन्होंने मुसलमानों को उकसाने की योजना पर काम चालू कर दिया है। उकसाव और वोट पाओ, इसी रणनीति के सहारे ये गुट 2024 में मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहता है। भड़काने, भरमाने और उकसाने की राजनीति में शफीक उर रहमान बर्क और ओवैसी का नाम हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। दो टूक में होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। क्या मुस्लिम केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं, यानी कि उनका केवल वोट इस्तेमाल किया गया? मुस्लिमों को उकसाना क्या वोट बैंक वाली सियासत है, जो लगातार ओवैसी और बर्क साहब कहते रहते हैं? क्या कभी किसी ने कहा ये देश मुसलमानों का नहीं है? क्यों बार बार मुसलमानों को डराया जाता है? क्या सियासत जाति और धन पर अटक चुकी है? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। हमें भी जीने का हक हासिल है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान क्राइम कंट्रोल नहीं है बिल्कुल देश के अंदर, बल्कि क्राइम कराए जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से उनको बरगलाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ उनके मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को रोजगार में भी कोई मौका मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये है इंसाफ पार्टी का। बर्क जैसे लोग तो राजद्रोही लोग हैं, जो वंदे मातरम नहीं गा सकते, जनगण मन अधिनायक पे बैठे रहते, हंसी उड़ाते हैं, भारत माता को माता नहीं कह सकते, और यहाँ तक कि भारत का जो अपमान है ऐसे ही मुसलमान के चलते है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यह उस देश के मुसलमानों का देश है, रशखान, रहीम, कबीर जैसे लोगों का देश है। यह वर्क जैसे लोगों का राष्ट्र नहीं है। इस तरह की राजद्रोही भाषा अगर वो वर्क जैसे लोग बोलेंगे तो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेहमान जुड़े हैं संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, और कुंवर निशात जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सवाल कुंवर जी आपसे है, जो बर्क साहब कह रहे हैं, क्या उनकी बातों में तर्क है? देखिए, बर्क साहब ने जो कुछ भी कहा है, हम उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और रफीक उर रहमान कोई मुसलमानों के प्रवक्ता नहीं है। रफीक उर रहमान कोई मुसलमानों के इकलौते कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आधिकारिक रूप से कुछ भी कहेंगे। हमारी यह मान्यता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का, सबको शिक्षा का, समानता का, सबको अधिकार है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, रफीक उर रहमान ने जो बात कही कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उनकी नीतियां हैं, यहाँ भारत में अल्पसंख्यकों को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को दबाने का, कुचलने का, डराने का काम लगातार कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को थोड़ा इसमें सोचना चाहिए। कुंवर जी, क्या मुसलमान आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, रोजगार में उसे जगह नहीं दी जा रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, अगर ऐसा होना होता तो ये सवाल उठता ही क्यों? ये तो हम भी कहते हैं कि भाई इस देश में मुसलमानों के साथ में केवल मुसलमान डरा हुआ है, केवल ये नहीं है, मुसलमान के साथ इस देश का ओबीसी डरा हुआ है, इस देश का एससी डरा हुआ है, एसटी डरा हुआ है, पूरा माइनॉरिटी डरा हुआ है। इनको हक अधिकार इनके छीने जा रहे हैं। नहीं, अभी तक ऐसा कोई सामाजिक अधिकार की बात करने वाली ऐसा कोई नेता नहीं आया जो कि ओबीसी और एससी एसटी की बात करे, लेकिन मुसलमानों की बात करने के लिए नेता लगातार आते रहते हैं। उसमें ओवैसी साहब भी हैं, उसमें बर्क साहब भी हैं, लेकिन आप अल्पसंख्यक के साथ ओबीसी, एससी, एसटी सबको जोड़ रहे हैं आप। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं ओबीसी हूँ, मैं तो देखा है संजय चौधरी जी, संजय चौधरी हो रही है, अन्याय हो रहे हैं, तो मैं लगातार संजय चौधरी जी कह रहा हूँ आपके चैनल पर उपेक्षाएं हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं अगर कह रहे हैं कि बर्क साहब की बात गलत है, लेकिन उनके तर्क के साथ कहीं ना कहीं सहमत हैं कुंवर निशात जी। दरअसल कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो यही कहने वाले हैं कि इस देश की जो संपत्ति है, इस देश की जो संसाधन है, उस पर पहला अधिकार केवल और केवल मुसलमानों का है। ऐसा कहने वाली पार्टी की अधिकृत लाइन मुझे लगता है कि बर्क की स्वर की सहयोगी ही होगी। ये कांग्रेस ने यहां बोल के बता दिया कि ये समाजवादी पार्टी के सांसद की अधिकृत राय से सहमत हैं।
इसीलिए जब देश का पिछड़ा, जब देश का गरीब, उसका संसाधन पर पहला अधिकार नहीं होगा, पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, ऐसा कहने वाली कांग्रेस उस वर्ग के साथ खड़ी हो जाती है जो वर्ग संसद के अंदर वंदे मातरम का जब गान होता है तो निकलकर बाहर आ जाती है। यही वर्ग, यही कांग्रेसी जब राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल मास्टर की जब गर्दन काट दी जाती है, उसका वीडियो अपलोड करके सार्वजनिक करके उसकी जिम्मेदारी ली जाती है, तब इनको कोई डर नहीं होता और तब ये कोई भयाक्रांत है ऐसा बयान नहीं देते। ये तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर मुसलमानों को डराकर भाजपा से दूर करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे वो रामपुर हो और चाहे त्रिपुरा हो, लेकिन संजय चौधरी जी, ये पीड़ा तो है, आपकी सरकार में ये पीड़ा है। अगर विपक्ष के दो नेता भी कहते हैं तो इस पर तो बात होगी। नहीं, अगर विपक्ष के लोग कहते हैं ये बात होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता अपने वोट से रामपुर में पसमंदा मुसलमान को जिताकर भेजती है और त्रिपुरा के अंदर उपचुनाव में भी मुसलमान प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पर मोहर लगाकर भेजती है। इनको लग रहा है कि अब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, इसीलिए चाहे वो समाजवादी पार्टी का सांसद बयान दे, कांग्रेस उसके ठीक है। मीसम जैदी जी, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। मीसम जैदी जी, वर्ग के बयान को क्या पार्टी लाइन का बयान माने या व्यक्तिगत बयान माने? देखिए, पहली चीज तो कोई भी बयान होता है वो अपना व्यक्तिगत होता है, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो एक अलग बात है कि आदमी व्यक्तिगत पार्टी में होता है, ठीक, और ये बयान व्यक्तिगत होता है। अगर इस तरह का बयान दिए जा रहे हैं तो अगर मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, जब हिंदुस्तान में 80% बहुसंख्यकों के बीच में और अपनी सरकार आधे हिंदुस्तान में बनाने के बावजूद जब ये हिंदुओं के पास जाते हैं, हमारे हिंदू भाइयों से कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है और हिंदुस्तान खतरे में है, तो अगर उन्होंने अल्पसंख्यक होकर के अगर कोई बात कह दी कि मुसलमान, तो मतलब फर्क क्या है फिर? हल्ला क्या? तो मतलब फर्क यही है कि फर्क यही है कि दोनों तरफ से चर्चा होना चाहिए और इस तरह की बात पर हाय हल्ला करने से पहले अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए और दोनों लोगों को मिलकर सोचना चाहिए कि हम बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये भी मान ले कि जो मुसलमानों का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये बेवकूफ बनाने का मुद्दा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है एक वर्ग विशेष को। अगर ये बेवकूफ बना रहे हैं तो हम भी बेवकूफ बनाते हैं। अगर ये बताते हैं बड़े भाई, क्योंकि भाई नहीं, मैं वर्ग साहब की बात कर रहा हूँ सरकार में, अगर ये कहते हैं चौधरी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम वर्ग साहब की बात कर रहा हूँ। नाम पर हिंदुस्तान में, मैं उस हिस्से पर नहीं जा रहा हूँ। बेवकूफ बना रहे हैं, मीसम जैदी जी, हम भी बना रहे हैं। मीसम जैदी जी, उस हिस्से पर नहीं जा रहा हूँ जो वर्ग साहब ने कही। आपने एक लाइन में क्लियर कर दिया व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें सच्चाई है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल सच्चाई है। तो खुल के बोलिए ना सर, फिर डर क्यों? जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि मुसलमान नाम पूछ करके इकबाल को मारा गया है, इस तरह से पीटा गया है, तो ये इस तरह से ये सोच हिंदुओं की नहीं है और न ये हिंदुस्तान की है। ये सोच एक पार्टी विशेष की और पार्टी विशेष के लोगों की है, उनकी मानसिकता की है। और वरना तो अगर हमारा हिंदू 80% हिंदू है, उन्हीं की वजह से आज मुसलमान देश के अंदर राज कर रहा है और रह रहा है। उन्हीं हिंदुओं की वजह से हम मुसलमान सुरक्षित हैं। मगर जो ये कट्टरपंथी सोच है, संजय चौधरी जी, जो हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान केवल और केवल हिंदुस्तानियों की बाप की जागीर है। और जो ये नहीं मानते कि ये हिंदुस्तानियों की बाप की जागीर नहीं है, वही लोग अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएं, कानपुर के अंदर एक शिक्षक शुक्ला का नाम पूछकर आतंकियों ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। नाम पूछकर केवल हत्या कर दी। क्या उस समय समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम गया था? राजस्थान के अंदर अगर कन्हैयालाल का नाम पूछकर हत्या कर दी जाए और वीडियो वायरल कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी को चिंता नहीं होती है। एक घटना पर अगर वर्ग ने बोल दिया तो उस वर्ग के लिए बोलने के लिए पूरा का पूरा घमंडिया गठबंधन के सारे प्रवक्ता उसके पक्ष में तर्कों की जमात खड़ी कर दे रहे हैं। ये बताता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ रहा है।
इसीलिए मुसलमानों के अंदर ठीक, डर पैदा करो, यानी कि वोट बैंक की राजनीति, के आधार पर वोट बैंक की राजनीति, कुंवर जी, वोट बैंक की राजनीति, डर पैदा करते रहिए, अपना वोट बैंक तो ही वो न खिसके, बाकी ये बाहर से आता रहे। देखिए, डर पैदा करना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पुराना धंधा और पुराना पेशा है, लेकिन अब इसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर होने लगी हैं। अभी ये जो कहेंगे, जब ये हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाले इनके एक मंत्री हैं, उस समय रोड पर थे डॉक्टर संजय निषाद, वो भगवान राम के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, माता कौशल्या के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस व्यक्ति से इतना प्रभावित होते हैं कि उसको बुलाते हैं, उसको एमएलसी बनाते हैं, फिर उसको मंत्री बना देते हैं। इनके ही एक और सहयोगी नरेश अग्रवाल इनके नेता हैं, वो सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर राम और सीता और हनुमान जी के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, और ये उनको मंत्री बना देते, उनके बेटे को चुनाव लड़ा के विधायक बना देते हैं। इनके ही एक नेता है किरण रिजिजू, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, वो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। आप उनकी कमियां बताइए, वो आपकी कमियां बताएंगे। अब जवाब ले लीजिए संजय चौधरी। मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। ये जब सबसे ज्यादा जो डराने की जो बात होती है, ये मूर्ख बनाने की जो बात होती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये जो डराने का धंधा है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। पिछड़े दलितों की मैंने बात कही, एक बेटी का हाथरस में रात के 2 बजे इन लोगों ने अंतिम संस्कार सुन किया। तो लीजिए संजय चौधरी जी, जवाब दे दीजिए। क्या करने वाले संजय चौधरी जी, जवाब दे दीजिए। अलीगंज सुन लीजिए। स्कूल जाती बच्ची के साथ में बलात्कार सुन तो लीजिए। उसकी हत्या होती है। नहीं, कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस 1 महीना बीत जाने के बावजूद इनकी सरकार खुलासा नहीं कर सकी, तो ये बताएंगे भाई डर का माहौल तो उनकी कुंवर, आप सुन भी लीजिए, संजय जी की बात तो सुन लीजिए। दरअसल सच को सुनना बड़ा कठिन होता है। इस देश के अंदर ये पुराने इतिहास को खंगाल रहे थे। आप बताइए ना कि जब इस देश के अंदर सिखों पर दंगा हुआ और पूरे के पूरे सिखों पर 20,000 सिखों को इस देश की सड़कों पर जलाकर मार दिया गया, तब इनको किसी अल्पसंख्यक के प्रति कांग्रेस को क्या दर्द नहीं पैदा हो रहा था? जिस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदुओं को निकालकर जलाकर उनके घर से बेघर कर दिया गया, तब दर्द नहीं पैदा हो रहा था। ये दर्द केवल चुनाव के समय मुसलमानों को डराने के लिए पैदा होता है, और शफीकुर रहमान वर्ग के लिए कुंवर सिंह निषाद जैसे आदमी, जो उसकी पार्टी का सदस्य भी नहीं है, उसकी धूर्तता देखिए कि वो उस शफीकुर रहमान वर्ग के लिए तर्क जुटाने के लिए खड़ा हो जाता है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों को डर पैदा करो। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सारे के लोग के साथ मीसम जैदी जी, आवाज आ रही, सुन रहे हैं आप? इसके खिलाफ डर पैदा करते हैं। ठीक है, आप लोग तो नेता बन गए हैं, कुछ लोग तो मंत्री भी बन गए मुसलमानों में। ये समुदाय ठगा नहीं महसूस कर रहा है? लगातार देश की आजादी के बाद नेता तो कई निकले, लेकिन उत्थान नहीं हो पाया, एक वोट बैंक बन के रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं रह गया, एकदम नहीं रह गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया गया दुष्प्रचार है, जो कहते हैं कि वोट बैंक बैंक रह गया। बिल्कुल नहीं रह गया। ये आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी जिस तरह के आप योग होंगे, एबल होंगे, उसी लायक होंगे आप। और मुसलमान जो है वो कलाम भी गुजरे हैं, मुसलमान जो है जजेस भी रहे सुप्रीम कोर्ट के, मुसलमान हमारे जो है वो क्या कहते हैं देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। ऐसा मतलब नहीं है, कोई भी इस तरह का मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल बना करके, इस तरह की देखिए दुष्प्रचार करके ही ये बोल तो वर्ग साहब रहे हैं, तो फिर कहाँ बीजेपी की गलती कहाँ है इसमें? नहीं, वर्ग साहब का मैंने क्या कहा? वर्ग साहब का कहा कि उनका एक व्यक्तिगत, उनकी एक राय है। मैं यही तो सोच रहा है ना मुसलमान। नहीं, मेरी राय नहीं है, मेरी राय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी राय क्या है? मुसलमान, मेरी राय ये है कि जो हमारे देश का जो स्तंभ है वो एक मुसलमान है, और मुसलमान ही ने देश के लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया, और आगे भी देता रहेगा। और मुसलमान नहीं, इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्या डर का माहौल है? रोजगार नहीं मिल रहा, योजनाएं नहीं दी जा रही है, डर का माहौल, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, 2 तरह की बातें होती है। डर का माहौल नहीं, डर का माहौल बनाया जा रहा है। हमारे देश के अंदर मुसलमान असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान में जो हमारा हिंदू है वो कभी नहीं चाहता है कि मुसलमान हमसे अलग हो। ये करवाया जा रहा है, लाइन खींची जा रही है, डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। संजय चौधरी जी, इशारा आप लोगों की ओर है, जो है भारतीय जनता पार्टी में, उसके खिलाफ बात, इशारा आप लोगों की ओर भारतीय जनता
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो डॉक्टर कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाती है। आप बताइए, ये लोग क्यों इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि इस देश के अंदर मुसलमानों को सऊदी अरब के साथ रोजगार के लिए वीजा खोलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का इंतजार क्यों करना पड़ता है? और किसको बनाएंगे आप? 90 हाँ, हमने बनाया ना, आप तो नहीं बना पाए। आप नहीं बना पाए, ईरानी को बना दीजिए ना, स्मृति ईरानी को बना दीजिए। अंदर देश का कलाम जी का और फिर उनको कलाम की देहांत होता है तो कलाम की मजार पर जाकर सजदा करने का भी इनमें साहस नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं ना, ये कलाम की मजार पर जाकर सजदा करने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसा क्यों? देश के मुसलमानों को रोजगार देने के लिए ऐसा क्यों संजय चौधरी जी? इंतजार होता है। संजय चौधरी जी, ऐसा क्यों, ये भी बता दीजिए ना। कोई नहीं गया, क्यों? क्योंकि वो देशभक्त थे, देश की बात करते थे। एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं, क्यों इस देश के मुसलमानों को अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश मंत्री बनने का इंतजार करना पड़ा? क्यों उनको रोजगार के लिए सऊदी अरब जाने का वीजा खोला जाए? क्यों मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए बात तो सही कह रहे हैं की सरकार में कुंवर सिंह निषाद जी, बात तो सही कह रहे हैं। आखिर समाज में मैसेज क्यों देने की कोशिश हो रही है कि वोट बैंक में बिखराव न हो? डराते हैं, वोट बैंक में बिखराव न हो। ठीक है, सरकार विपक्ष के जो दल हैं उनके अलग अलग चेहरे भी हैं, हर तरफ से कहा जाता है, व्यक्तिगत बयान करार दे दिया जाता है, लेकिन पार्टी लाइन पर ये चीजें कही जा रही हैं। बड़े भाई संजय जी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने इतिहास की भी बात की। तो मैं बताना चाहूंगा, इनको एक बार अपना भी इतिहास देखना चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया, एक बार आरएसएस को भी अपना इतिहास देखना चाहिए। आजादी के आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, सिवाय इसके कि इन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। आजादी के आंदोलन में जो देशभक्त थे उनका विरोध किया। इनका क्या इतिहास है, एक बार ये देखना चाहिए। 70 साल इस देश की जनता ने इनको बेदखल रखा। अभी हिंदू खतरे में बात हो रही थी, अभी इनके ही एक जो नेता है, इन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बयान करने के लिए संसद में खड़े होते हैं रमेश पिथौड़ी जी, और पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लॉबी है उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। शफीकुर रहमान ने तो सिर्फ केवल डरने की बात कही है। क्या बताना चाहेंगे बड़े भाई संजय चौधरी के डराने की बात? तो सुन लीजिए, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए संजय जी। रमेश पिथौड़ी ने बताएंगे कि गुजरात के अंदर दंगा क्यों हुआ था? आप बताइए, गुजरात में दंगा क्यों हुआ था? आप वहां के कार सेवकों को आती हुई रेलगाड़ी पर आग लगाकर सारे के सारे कार सेवकों को मार डालेंगे, मारने वाले कांग्रेस के लोग, साजिश के तहत किसने अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए मरवाया, जिन्होंने यह चीजें छुपी हुई नहीं है। और बात रही डरने की, इस देश का जब मीडिया डरा हुआ है, आपको आए दिन मुझे लगता है कि कार सेवकों की हत्या करने वाला मारने पड़ते हैं, सील करने पड़ते हैं। इस देश का मीडिया सुरक्षित नहीं है। आप डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं। रमेश पिथौड़ी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों का प्रयोग कोई आम गली मोहल्ले में कोई रोड चाप भी नहीं करता है। उस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद में अल्पसंख्यकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आरएसएस के लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर शफीकुर रहमान फर्क लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं, मुस्लिमों को ये बताते रहते हैं कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी की, एनडीए की, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, उनके खिलाफ है। हालांकि जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता जुड़ते हैं, उनसे शफीकुर रहमान पर के बयान को लेकर चर्चा की जाती है तो उसे व्यक्तिगत करार देते हैं, लेकिन लाइन कहीं न कहीं से उनकी ऐसी रहती। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मुसलमान डरा हुआ है या फिर ये